ये आपके प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आज की इस चैप्टर में हम लोग त्वरण के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके गति के जो इक्वेशन है, ठीक है, गति के समीकरण के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग त्वरण के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कल के क्लास में हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने गति और विराम को समझा। ठीक है, गति और विराम को हमने कल की क्लास में समझा था। और गति और विराम के बाद में हमने क्या देखा था, तो हमने गति के प्रकार देखे थे। ठीक है, गति के कितने प्रकार होते हैं, तो गति के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, गति के प्रकार के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद हम लोग देखे थे दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरी और विस्थापन के बाद हमने क्या देखा था, वेग और आपका चाल देखा था। ठीक है, और वेग और चाल में हमने नियत वेग, नियत चाल, ठीक है, एक समान वेग एक समान चाल के बारे में बात की थी। और परिवर्ती वेग और परिवर्ती चाल के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये जो क्लास रहेगा, जब आपके वेग में परिवर्तन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें त्वरण मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यही इसी के ऊपर आप लोगों का क्या रहेगा, आज का पूरा क्लास रहेगा। एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है त्वरण, ठीक है, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या देखना है। तो इसमें हम लोग त्वरण की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले त्वरण की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद इसका अस्तित्व देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इसका अस्तित्व देखेंगे। उसके बाद त्वरण के लिए जो शर्तें हैं उसको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। और शर्त के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग बात करेंगे एक समान त्वरण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक समान त्वरण के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और एक समान त्वरण जब देखेंगे, तो यदि कोई त्वरण एक समान नहीं रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, आपका परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। और जब ये हो जाएगा तो इसका हम लोग देख लेंगे एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, और एसआई मात्रक के साथ ही साथ हम लोग क्या देख लेंगे, इसकी बीमा क्या होगी। ठीक है, इतने टॉपिक के ऊपर हम लोग त्वरण के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है आपके वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका त्वरण बोलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा में किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, ठीक है, त्वरण कहलाती है। और त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, त्वरण कहलाती है। तो इतना आप लोग याद रखोगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और आपके डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके लिए सूत्र निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल क्या होगा, आपका वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में क्या होगा, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो अपान क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो परिवर्तन होता है, ठीक है, या चेंजेस आते हैं, जो चेंज होता है या परिवर्तन आता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपके तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, आपका त्वरण का ये क्या है, सूत्र है। आप लोगों को याद रखना है, त्वरण बराबर क्या होता है, आपके वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय। और हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंतिम वेग होगा, ठीक है, अंतिम वेग होगा, और क्या होगा, आपका प्रारंभिक वेग होगा। इसमें हम लोग अंतिम वेग में क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, त्वरण देख रहे हैं। त्वरण की परिभाषा हमने देखा, त्वरण हम लोग किसे बोलेंगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, हम लोग का त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे, आपके डेल्टा भी से दर्शाएंगे, और अपान क्या करेंगे, आपका समय करेंगे। ठीक है, और चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, वेग में परिवर्तन को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है तो उसका एक क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, और एक क्या होगा, आपका अंतिम वेग होगा। तो अंतिम वेग में हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके अस्तित्व के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी आपके त्वरण का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, त्वरण के अस्तित्व का बात कर रहे हैं, त्वरण का अस्तित्व। ठीक है, तो त्वरण का अस्तित्व कब होगा, तो त्वरण का अस्तित्व जब होगा जब क्या हो, आपके परिवर्तन हो। ठीक है, क्या हो, आपके परिवर्तन।
और परिवर्तन कहने का आशय किसमें होगा आपके परिवर्तन, तो वेग में, ठीक है। और जब वेग में आपका परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परिवर्ती वेग बोलते हैं, ठीक है। और यही परिवर्ती वेग क्या कहलाता है आपका, त्वरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। लेकिन कोई भी वेग आपका परिवर्तन कब होगा, तो वेग कैसी राशि है आपकी, तो वेग है आपकी सदिश राशि। और सदिश राशि कहने का आशय क्या है, इसमें क्या होंगे आपके परिमाण होंगे, और परिमाण के साथ साथ आपका क्या होगा, दिशा भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, दिशा भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग त्वरण के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। त्वरण का अस्तित्व तब होगा जब आपके वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्ती वेग बोलेंगे। और आपका वेग की कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। सदिश कहने का आशय क्या है, जिसमें आपके परिमाण और दिशा दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि परिमाण बदल जाए, ठीक है, यदि आपका परिमाण बदल जाए तब आपके त्वरण का अस्तित्व होगा, और या तो आपके दिशा बदल जाए तब क्या होगा, आपका त्वरण का यहाँ पे अस्तित्व होने वाला है, ठीक है। तो या तो आपके परिमाण बदल जाए या तो आपका दिशा बदल जाए, तभी आपके किसका अस्तित्व है, आपके त्वरण का अस्तित्व है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखोगे। अब कहने का आशय यह है कि कुल मिलाकर आपका क्या होना चाहिए, वेग आपका परिवर्ती वेग होना चाहिए। या तो आपके परिमाण बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, या तो दोनों बदल जाए, ठीक है। इस स्थिति में आपका जो क्या होगा, परिवर्ती वेग क्या कहलाएगा, आपका त्वरण कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं त्वरण के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, ठीक है। त्वरण के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। त्वरण के लिए शर्तें, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो त्वरण के लिए आपके जो शर्तें हैं ये कितने प्रकार के हैं, आपके 3 शर्तें हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या, तो एक तो क्या हो जाएगा आपका, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये तीनों क्या है, आपके त्वरण की शर्तें हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ सकता है त्वरण के लिए क्या शर्त है, ठीक है। तो एक क्या होगा, आपका स्पीड बदलेगा, एक क्या होगा, आपका स्पीड कम होगा, और एक क्या हो जाएगा, या तो पूरी तरह से दिशा बदल जाएगी। तो ये कंडीशन कब होगा, इसको भी देखते हैं। तो आपका स्पीड कब बढ़ेगा, ठीक है। तो स्पीड आपके, यदि आपका क्या हो, त्वरण, ठीक है, और आपका वेग दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। कहने का आशय क्या है, आपकी जो वेग की दिशा है और जो त्वरण की दिशा है दोनों क्या होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तब क्या हो जाएगा, जो स्पीड है, जो चाल है, वो क्या हो जाएगा, किसी भी पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और किसी भी पार्टिकल का स्पीड कब कब होगा, जब आपके क्या हो, वेग हो, ठीक है, और त्वरण हो, दोनों क्या हो, आपके विपरीत दिशा में हो, ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए, आपके विपरीत दिशा में हो। तब क्या हो जाएगा, आपका जो त्वरण है, सॉरी, जो चाल है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब विस्थापन तथा बल या वेग एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, आपका दिशा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। 3 आपकी कंडीशन है यहाँ पे। एक क्या होना चाहिए, आपका वेग और त्वरण दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो चाल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु का चाल आपका बढ़ जाएगा। अगर आपके वेग और त्वरण दोनों अलग दिशा में लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका चाल कम हो जाएगा, ठीक है। और आपके डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब विस्थापन तथा बल, ठीक है, विस्थापन तथा बल या वेग एक दूसरे के लंबवत हो, तब क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई यहाँ पे क्या है, बॉक्स रखा हुआ है। यदि हम लोग इस बॉक्स पे बल लगाते हैं इस दिशा में, जब इस आपके बॉक्स में हम लोग बल लगा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, इस पे त्वरण है, त्वरण कहने का आशय ये है, ठीक है। ये आपके इस दिशा में लग रहा है, और इस पे जो लगने वाला वेग है ये भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जो चाल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि यही बॉक्स है, ठीक है, और इस पे आपका जो बल है या जो लगने वाला त्वरण है, ठीक है, ये इस दिशा में लग रहा है, लेकिन इसका जो वेग है, ठीक है, ये आपके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका इससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका स्पीड मतलब कहने का आशय है चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और जो तीसरा कंडीशन है इसमें ये कहा गया है कि आपका जो लगने वाला जो वेग है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, या तो आपके किसी भी दिशा में जा रहा है, और इस पर जो लगने वाला बल है ये ठीक आपके 90 डिग्री पे लग रहा है, मतलब आपके लंबवत लग रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो पार्टिकल है वो क्या करने लगेगा, वृत्तीय गति करने लगेगा, ठीक है। कहने का आशय इस पे जो बल लगने वाला है ये कौन सा बल होगा, तो ये अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल में आपका ये कंडीशन लागू होता है। कौन सा बल इस पे लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। इससे क्या होगा, आपका जो पार्टिकल है ये आपका वृत्तीय मोशन करने लगेगा, ठीक है, वृत्तीय गति करने लगेगा। अब तो ये जो तीनों कंडीशन है ये किसके लिए आपकी शर्त है, तो त्वरण के लिए ये क्या है, शर्त है, ठीक है। आगे भी ये आपके काम आएंगे, इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका एक समान त्वरण देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण किसे बोलेंगे, तो एक समान त्वरण जो न बदले, ठीक है, जो क्या ना हो, जो ना बदले, ठीक है। और त्वरण क्या है आपका, तो त्वरण है आपका सदिश राशि, क्या है आपका, सदिश राशि। और सदिश राशि में क्या होता है आपका, तो होता है आपका परिमाण, ठीक है, क्या होता है इसमें आपका परिमाण, और परिमाण के साथ में आपका क्या होता है, दिशा, ठीक है। तो क्या नहीं बदलना चाहिए, तो दिशा और परिणाम दोनों नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण बोलेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर परिवर्ती त्वरण के बारे में बात करें, किसके बारे में, आपके परिवर्ती त्वरण के बारे में बात करें, तो परिवर्ती त्वरण क्या हो जाए, जो बदल जाए, ठीक है, जो क्या हो जाए, जो बदल जाए, ठीक है। तो बदलेगा, क्या बदलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बदलेगा, तो इसमें आपके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके त्वरण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, परिवर्ती त्वरण बोलेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 10 मीटर है, ठीक है, ये आपका 20 मीटर है, 30, 40, 50। अब कोई पिंड या कोई वस्तु इसमें आपके 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। कितने के, आपके 10 मीटर प्रति सेकेंड के। तो यहां से यहां तक भी ये क्या कर रहा है, आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें जो आपके वेग में परिवर्तन है ये क्या हो रहा है, एक समान है, ठीक है। यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन है ये कितना, आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे भी आपका जो वेग में परिवर्तन हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे भी आपका, और यहाँ पे भी क्या है, आपका समान है। तो इस प्रकार के आपके जो त्वरण है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक समान त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण, ठीक है। और आपका परिवर्ती त्वरण किसे बोलेंगे, यदि आपका वेग में परिवर्तन यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगले ही पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, आपके 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर में आपके क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, वेग में परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पे आपके 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है। तो इस स्थिति में ये जो आपका लगने वाला त्वरण है ये क्या होगा, आपका परिवर्ती त्वरण होगा, ठीक है। मतलब इसमें आपके या तो परिमाण बदल जाएगा या तो इसका दिशा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो लगने वाला आपका त्वरण होगा क्या कहलाएगा, आपका परिवर्ती त्वरण होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको भी समझ लिया, आपके एक समान त्वरण और आपके किसको, आपके परिवर्ती त्वरण को। अब इसका हम लोग मात्रक देखते हैं, ठीक है। ऐसा ही मात्रक यहाँ पे बात करें किसका, आपके त्वरण का। तो त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, क्या होता है आपका, डेल्टा भी अपान टी। तो डेल्टा भी कहने का से वेग में परिवर्तन, और वेग की जो मात्रक है क्या है, आपका मीटर पर सेकेंड है, क्या है आपका, मीटर पर सेकेंड। और नीचे में आपका समय है तो इसलिए भी इसमें क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का वर्ग। तो जो आपका ऐसा ही मात्रक निकल के आएगा आपके त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ से जो आपके त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मात्रक निकालना एकदम इजी है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले हमने दूरी का ऐसा ही मात्रक निकाला था, किसका, आपके डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का जो ऐसा ही मात्रक था क्या था, आपका मीटर था, ठीक है। आपके डिस्टेंस के बाद हम लोग किस में गए, आपके चाल में गए, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग वेग या चाल में गए। तो वेग का मात्रक हमने क्या निकाला, तो आपका वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड को क्या कर लेना है, आपको
नीचे में ले लेना है, ठीक है। तो वेग का यहाँ से क्या निकल गया, एसआई मात्रक निकल गया। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो त्वरण का आपका मात्रक क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। त्वरण का जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। वहीं पे बात करें इसकी बीमा की, ठीक है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा आपके वेग के लिए जो बीमा है, ठीक है। वेग के लिए बीमा क्या था आपका, इसको भी लिख देते हैं डेल्टा भी अपॉन टी। और वेग का जो बीमा था क्या था आपका, एल टी यूनिवर्स था, ठीक है। क्या था आपका, एल टी यूनिवर्स, और नीचे में एक और टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल टी -2, ठीक है। एल टी की घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए कि त्वरण वास्तव में हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक कण जिसका वेग 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक कण जिसका वेग 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड आपके कितने सेकंड में हो जाता है, तो 2 सेकंड में हो जाता है। तो बताइए इस कण का त्वरण क्या होगा। यहाँ पे आपका दिया गया है प्रारंभिक वेग, ठीक है। क्या दिया गया है आपका, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे, आपके यू से। कितना दिया है आपका, 40 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और अंतिम वेग यानी कि फाइनल आपका वेलोसिटी कितना होगा, तो फाइनल वेलोसिटी होगा आपका, अंतिम वेग कहने का भी, और भी कितना है आपका 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और समय कितना दिया गया है, तो समय आपका 2 सेकेंड दिया गया है। कितना दिया गया है आपका, 2 सेकेंड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कितना दिया गया है आपका, 2 सेकेंड दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है आपका, डेल्टा भी अपान टी होता है, ठीक है। अब डेल्टा भी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा भी कहने का से आपके अंतिम वेग में हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग भी माइनस यू कर देंगे, और नीचे में आपका समय आ जाएगा, ठीक है। v माइनस यू कर देंगे, तो v का वैल्यू कितना है आपका 60 है, और u का वैल्यू कितना है आपका 40 है। तो यहाँ से समय कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 20/2 आ जाएगा, ठीक है। और 20/2 कहने का आशय कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो त्वरण निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे मात्रक को भी देख लेना है, पूछा क्या गया है आपका, त्वरण पूछा गया है, तो इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किसी किसी ऑप्शन में आपको इस टाइप से मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है 10 मीटर, और यहाँ पे सेकेंड है, खाली सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, तो कई लोग इसको लगा के चल देंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, एक नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या क्या देख लिया हम लोग। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया आपका, हम लोग क्या देख रहे हैं, त्वरण। त्वरण किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। त्वरण का फार्मूला क्या है आपका, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी है, ठीक है। इसके अस्तित्व के बारे में बात की है, तो इसका अस्तित्व कब होगा, जब आपके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन कहने का आशय या तो उसकी दिशा बदलेगी, या तो उसका परिमाण बदलेगा, या तो आपका दोनों बदल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आपके क्या हो जाएगा कि वेग क्या होना चाहिए आपका, परिवर्ती वेग होना चाहिए, ठीक है। और त्वरण के लिए अगर शर्त की बात करें तो कितनी शर्तें हैं आपके, 3 शर्तें हैं, ठीक है। एक में क्या होगा, पहला शर्त क्या है आपका, आपका चाल बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब आपके त्वरण और वेग दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा, कब होगा, जब आपके त्वरण और वेग दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दिशा बदल जाएगी। दिशा कब बदलेगी, जब जब क्या हो, आपका विस्थापन है और उस पर जो लगने वाला बल है वो क्या लगना चाहिए, आपका लंबवत लगना चाहिए। तब क्या करेगा, आपका जो पार्टिकल है वृत्तीय गति करेगा, ठीक है, यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद एक समान त्वरण हमने देखा, मतलब ऐसा त्वरण जिसमें क्या हो, उसके या तो ऐसा त्वरण जो ना बदले, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं बदलना चाहिए, आपका परिमाण नहीं बदलना चाहिए, और क्या नहीं बदलना चाहिए, आपका दिशा नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण बोलेंगे, ठीक है। परिवर्ती त्वरण किसे बोलेंगे, या तो उसकी दिशा बदल जाए, या तो उसका परिमाण बदल जाए, या तो दोनों बदल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका परिवर्ती त्वरण बोलेंगे। एसआई मात्रक के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। बीमा क्या होगा इसका, तो एल टी की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका मास नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो m होगा, m की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो 0 है तो इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बीमा देख लिए, इसका मात्रक देख लिए, ठीक है। परिवर्ती त्वरण देख लिए, एक समान त्वरण देख लिए, इसके लिए जो आवश्यक शर्त है उसको देख लिए, इसका अस्तित्व देख लिए, और इसकी परिभाषा देख लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका गति के समीकरण। क्या देखेंगे हम लोग, गति के समीकरण।
देखिए, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी क्या होंगे आपके बड़ा सा बड़ा प्रश्न आपसे बनने लगेगा, ठीक है, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो गति के समीकरण, तो गति के कितने समीकरण होते हैं, तो आपके 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण क्या कहता है, तो गति का पहला समीकरण होता है आपका भी, आपका v इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। गति का यदि दूसरे समीकरण की बात करें, ये कौन सा समीकरण है आपका पहला, ये कौन सा है आपका दूसरा, ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका, ठीक है, तो दूसरा आपका समीकरण है s बराबर यू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद गति का तीसरा समीकरण क्या होता है आपका, तो गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, क्या होता है आपका 2as होता है, ठीक है। तो ये गति के 3 समीकरण होते हैं, कौन कौन से, पहला समीकरण आपके v इक्वल क्या होता है, यू टी प्लस ए टी, ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरा समीकरण s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा समीकरण क्या होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। v बराबर आप लोग जानते हो, v क्या है आपका अंतिम वेग है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आपका v बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, u बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और यहाँ से आपके a बराबर क्या हो जाएगा, a आपका त्वरण है, ठीक है, और यहाँ पे t क्या है आपका, तो t समय है, और क्या दिया है आपका s क्या है आपका स्थिति है, ठीक है, या तो विस्थापन है, s बराबर क्या है आपका स्थिति या विस्थापन है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दूरी पूछा जाए तो s बराबर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोगों को इसमें याद रखना है। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर आपका प्रारंभिक वेग, a बराबर आपका त्वरण, ठीक है, t बराबर आपका समय, s बराबर आपके स्थिति विस्थापन या दूरी को डिनोट करता है। अब यहाँ से आपका जो फिजिक्स है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से गति के समीकरण हम लोग देख लिए। गति के कितने समीकरण है आपके, 3 समीकरण हैं। अगर आपसे पूछे कि गति के समीकरण को किसने दिया, ठीक है, या इसकी खोज किसने की, ठीक है, इसकी खोज, गति के समीकरण की खोज, तो इसको आप लोग को गति की समीकरण को किसने दिया, ठीक है, किसने दिया, तो किसने दिया आपके, तो गैलीलियो ने दिया, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है गति के तीनों समीकरण को किसने दिया, आपके गैलीलियो ने दिया, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, गैलीलियो ने दिया, ठीक है, गति के तीनों समीकरण आपके गैलीलियो ने दिया, ठीक है। तो ये जो आपके तीनों गति के समीकरण हैं, इसके लिए शर्त क्या है, तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका जो आपका त्वरण है क्या होना चाहिए आपका नियत होना चाहिए, तभी ये तीनों आपके समीकरण क्या होंगे, इस पे लागू होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गति के जो तीनों समीकरण हैं ये किसके और किसके बीच में आपका क्या बताते हैं, आपका संबंध बताते हैं, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन पूछता है कि गति का पहला समीकरण किनके किनके बीच आपका संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण किनके किनके बीच आपका संबंध बताता है, गति का तीसरा समीकरण आपके किनके बीच आपका संबंध बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके संबंध की, ठीक है, गति के समीकरण के संबंध के समीकरण के संबंध। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गति के तीनों नियम को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। गति का पहला नियम क्या कहता है, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, क्या कहता है, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर क्या हो जाएगा आपका, s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा समीकरण आपका क्या कहता है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ठीक है। ये गति के तीनों समीकरण हैं। अब इसमें आप लोगों को ये बताना है कि गति के जो समीकरण हैं ये किनके किनके मध्य आपका संबंध को दर्शाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपका सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ से आपको जो फाइनल है, ठीक है, जो प्रारंभिक पॉइंट है और जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको आप लोगों को पकड़ना है, ठीक है। तो आपका जो गति का पहला समीकरण है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला समीकरण आपके v कहने का आशय वेग तथा t कहने का आशय समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का पहला समीकरण आपके वेग तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण आपके s क्या है, यहाँ पे विस्थापन है, t यहाँ पे क्या है, समय है, तो ये किसके बीच आपका, तो स्थिति, ठीक है, किसके बीच आपका स्थिति या विस्थापन, ठीक है,
स्थिति या विस्थापन या दूरी, ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो और आपके समय के बीच क्या कर दर्शाता है, आपका संबंध दर्शाता है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण आपके स्थिति तथा समय के बीच संबंध दर्शाता है, या तो आप विस्थापन तथा समय बोल सकते हो, या तो दूरी तथा समय के बीच क्या करता है, आपका संबंध को दर्शाता है, ठीक है। वहीं पे तीसरे समीकरण की बात करें तो तीसरा समीकरण आपके वेग तथा आपके विस्थापन, विस्थापन कहने का आशय स्थिति, चाहे आपका विस्थापन या दूरी, ठीक है, आपका विस्थापन या दूरी के बीच क्या दर्शाता है, आपका संबंध दर्शाता है। तो यहां से आपको क्या नोट करना है, जो गति के तीनों समीकरण हैं ये किसके बीच संबंध दर्शाते हैं। तो आपको यहां से पहला पॉइंट पकड़ना है और लास्ट वाला पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट वेग और लास्ट वाला आपका समय, ठीक है। दूसरे समीकरण में आपका पहला पॉइंट विस्थापन और लास्ट वाला पॉइंट आपका समय, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आपका क्या, तो आपका वेग और आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों आपको तीनों फार्मूला, तीनों इक्वेशन को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। क्योंकि आगे आपका जो न्यूमेरिकल बनने वाला है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, इन तीनों आपके समीकरण से बनेंगे, ठीक है। तो तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार फिर से देखिए, हमने गति के 3 समीकरण देखे, ठीक है, कौन कौन से आपके, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसमें हमने इनको डिकोड कर लिया। भी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, यू को हम लोग प्रारंभिक वेग, ए को त्वरण बोलेंगे, टी को समय बोलेंगे, एस को स्थिति, विस्थापन या दूरी, तीनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए जो आपका आवश्यक कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, आपका त्वरण कांस्टेंट होना चाहिए, तभी क्या लगते हैं आपके गति के समीकरण यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद गति के समीकरण, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, गति का पहला समीकरण किनके और किनके बीच आपका संबंध बताता है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण आपके किनके बीच संबंध बताता है, गति का तीसरा समीकरण आपके किनके बीच आपका संबंध बताता है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले और लास्ट वाले को आपको पकड़ के रखना है, आप लोगों को संबंध यानी कि रिलेशनशिप यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हम लोग अपना पहला क्वेश्चन ये इसमें लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 18 किलोमीटर पर हावर की चाल से जा रही है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलने लगे तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको मात्रक को यहाँ पे नोट करना है। 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलने लगे तो 5 सेकंड पश्चात इसकी चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। एक ट्रेन 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, यदि वह 2 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलने लगे, 5 सेकंड पश्चात आपका क्या हो जाएगा, इसका चाल कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। इसमें फाइंड क्या करना है, आप लोगों को चाल फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, आप लोगों को चाल फाइंड करना है, ठीक है। चाल कहने का आशय आप लोगों को भी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसको आप लोगों को देख लेना है एक बार। इसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना है, भी की वैल्यू यानी कि चाल आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे जो दिया है, एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये क्या है, आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कहने का आशय यू कितना हो जाएगा, आपका 18 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। चूंकि ये आपका किसमें दिया है, आपके किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आपके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मीटर प्रति सेकंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आएगा आपका, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रारंभिक वेग फाइंड किया। प्रारंभिक वेग कितना है, 18 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। कितना है आपका, 18 किलोमीटर पर हावर है। तो इसको सबसे पहले पहला काम हम लोग क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग को चेंज करना है, तभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को और क्या दिया हुआ है, तो वह आपके 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, आपके 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर है। कितना है आपका, ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया, आपका यू मिल गया, ठीक है। और भी आप लोगों को फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेकंड दिया है। तो 5 सेकंड क्या होगा, आपका टी का वैल्यू होगा,
ठीक है, क्या होगा आपका टी का वैल्यू कितना आपका 5 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग को टी मिल गया, ए मिल गया, यू मिल गया, भी मिल गया। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इसमें आप लोग गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे तो आप लोगों को भी क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो इसमें कौन सा समीकरण लगेगा, आपका गति का पहला समीकरण लगने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग चाल निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे चाल निकाल सकते हो। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। आप लोग वैल्यू को पुट करोगे। u का मान कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। a की वैल्यू कितनी है आपके 2 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से आपका टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड दिया हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा। चूंकि वेग ज्ञात करने के लिए बोला है तो यहाँ पे मात्रक जो होगा क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है मात्रक को कि क्या पूछा गया है, चाल पूछा गया है और चाल का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये स्क्वायर में रहता और इसमें से आपको पूछा रहता तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है मीटर पर सेकेंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चालक दूर किसी अवरोध को देखता है और कार पर 2 मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कार आ जाएगा। ठीक है, कार पर 2 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाता है। ठीक है, क्या होता है आपका मंदन लगाता है। कार कितने समय और कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चालक दूर किसी अवरोध को देखता है और कार पर 2 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाता है। ठीक है, कार कितने समय और कितनी दूर चलकर रुक जाएगी। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है आपका मंदन। ठीक है, तो मंदन किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा था आपके कौन से गति के 3 शर्तें यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, गति के कौन कौन से 3 शर्तें यहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो गति का पहला शर्त था आपका, जब आपका क्या हो त्वरण, ठीक है, या इस पे लगने वाला बल और इस पे लगने वाला वेग दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा आपका चाल बढ़ जाएगा। और जब चाल बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लोग को धनात्मक त्वरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, धनात्मक त्वरण प्राप्त होगा। ठीक है, और जब आपके जो वेग है, जब आपके जो वेग और आपका जो त्वरण है ये दोनों अगर विपरीत दिशा में लगे तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही आपका मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका मंदन, यानी कि आपका ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग -a से डिनोट करते हैं मंदन को। ठीक है, और इसको हम लोग a से डिनोट करेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब आपका चाल बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण होता है, चाल कम होता है तो क्या होता है आपका ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, मंदन कहते हैं। तो इतना आप लोग याद रखोगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो चालक दूर किसी अवरोध को देखता है और कार पर 2 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाता है। कार कितने समय और कितनी दूर चलकर रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कितना, यहाँ पे क्या पूछा गया है, समय पहला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना दूर, ठीक है, दूरी पूछी गई है, टी पूछा गया है और एस पूछा गया है। ठीक है, दूरी कहने का आशय आपका एस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहले तो आप लोगों को समय फाइंड कर लेना है। और यहाँ पे पहला आपको क्या काम करना है कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को यू की वैल्यू दी गई है कितनी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी आपका किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको पता है क्या करना है, 5/18 से आपको गुणा कर देना है। 18 एकम 18 और ये आपके 4। ठीक है, 4 पंच आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चालक दूर किसी अवरोध को देखता है और कार पर 2 मीटर मंदन लगाता है। यहाँ पे जो आपका त्वरण होगा वो क्या होगा, आपका ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका -2 लिखेंगे। अब यहाँ से कार कितने समय और कितने दूर पर चलकर रुक जाएगी, और जब कार रुकेगी तो इसका जो फाइनल जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे 0, u की वैल्यू आपकी 20 मीटर प्रति सेकेंड, a की वैल्यू कितनी आपकी -2। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा, गति का पहला समीकरण लगेगा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, क्या लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। v के बदले हम लोग 0 रखेंगे, u के बदले हम लोग 20 रखेंगे, a के बदले हम लोग -2 रखेंगे और यहाँ पे आपका t हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2t को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये आपका माइनस था और माइनस इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपका 20। तो t की जो वैल्यू है
कितनी निकल के आएगी, टी कहने का समय 20/2, ठीक है 20/2 यानी कि 10 सेकेंड निकल के आएगी। हम लोग को टी की वैल्यू भी मिल गई, कितनी मिल गई आपकी 10 सेकेंड मिल गई, ठीक है कितनी मिल गई 10 सेकेंड मिल गई। अब हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे दूरी, दूरी कहने का आशय एस। आप लोग चाहो तो इसमें गति का दूसरा समीकरण लगा सकते हो या तो गति का तीसरा समीकरण आप लोग लगा सकते हो, जिससे भी निकालना चाहो आप लोग का वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, यू कितना है आपका 20 और आपका टाइम कितना है 10, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ 1/2, ए की वैल्यू आपकी -2 है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ क्योंकि ए की वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 2 और टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल और इधर कितना आएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। 20 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200, माइनस कितना करेंगे 10 का स्क्वायर मतलब आपका 100, ठीक है। तो जो दूरी निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी 100 मीटर निकल के आएगी। दूरी हम लोग को फाइंड हो गया, दूरी कितना है आपका 100 मीटर, टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड, ठीक है। तो कौन से वाला ऑप्शन में यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 सेकेंड ये टाइम है और दूरी कितनी है आपकी 100 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को गति के समीकरण को यूज करके क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार से आप लोगों का क्या होगा न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 13वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी, ठीक है। यहाँ पे 13वें सेकंड की बात की गई है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एक फार्मूला यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। nवें सेकंड में दूरी, ठीक है nवें सेकंड में दूरी, तो nवें सेकंड में दूरी क्या हो जाएगा, nवें सेकंड में दूरी आपका एस एन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यू की एन की वैल्यू पुट करोगे क्या, यू प्लस आपका a/2 यहाँ पे 2n-1, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को नोट करके रख लेना है, nवें सेकंड में दूरी निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 13 है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, एक पिंड विराम अवस्था, विराम अवस्था कहने के आशय आपका जो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, यू की वैल्यू 0 होगी, करता है तो यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हो, त्वरण कहने का आशय आपका ए की वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। 13वें सेकंड में हमें ज्ञात करना है पिंड द्वारा चली गई दूरी, दूरी मतलब आपका यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है, ठीक है, इसमें आप लोगों को वैल्यू को पुट करना है। पुट करते हैं यहाँ पे तो एस एन की जगह क्या आ जाएगा 13, ठीक है। यू का वैल्यू 0 है पहले, ए का वैल्यू कितना है आपका 10 है, 10/2 हो जाएगा 2 और एन की वैल्यू कितनी है आपकी 13, तो यहाँ से -1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो 5 आ जाएगा और अंदर में 13 दूनी 26, 26 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और जब 25 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 125 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका 13वें सेकंड में चली गई दूरी है, क्या है आपका 13वें सेकंड में चली गई दूरी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। गति का तीसरा समीकरण वेग और निम्न में से किसके बीच संबंध बताता है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। गति का तीसरा समीकरण वेग और किसके बीच में आपका संबंध बताता है, मैंने बता दिया है, इसको आप लोगों को क्या करना है कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है किसके किसके बीच क्या बताएगा, संबंध बताएगा। कौन सा समीकरण आपका तीसरा समीकरण, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो आगे हम लोग गुरुत्व के अधीन गति देखेंगे, ठीक है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे हम लोग देखने हैं, गुरुत्व के अधीन गति। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो गुरुत्व के अधीन गति किसे बोलेंगे, जब कोई वस्तु केवल और केवल गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो, ठीक है, गुरुत्वीय प्रभाव के कारण क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, तो यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे हम लोग गुरुत्व के अधीन गति बोलेंगे। जब कोई वस्तु गुरुत्व प्रभाव के कारण गति कर रही हो, तो जब कोई वस्तु किसी गुरुत्व प्रभाव के कारण गति करती है तो उसपे कोई दूसरा अन्य बल नहीं लगता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस पर कोई अन्य बल नहीं लगता है, कोई अन्य बल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, अन्य बल
नहीं लगता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति कैसे समझेंगे, जैसे आपका ये जो पृथ्वी है इस पे कौन सा बल लगता है, तो इसके केंद्र में आपका कौन सा बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पार्टिकल आपका मोशन करता है उसको हम लोग किसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व के अधीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका खड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है, एक पत्थर को यहाँ से फेंकता है। ठीक है, एक पत्थर को यहाँ से फेंकता है तो पत्थर कुछ समय तक ऊपर की ओर जाएगा, फिर वापस वो क्या किस पे आ जाएगा, आपके पृथ्वी पे वापस आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से एक बल क्या करता है आपका, पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल कार्य करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इसी बल के कारण आप लोग जमीन पे क्या रह सकते हो, खड़े रह सकते हो। ठीक है, और इसी बल के कारण कोई भी आपका ऊपर गया वस्तु क्या हो जाता है, आपके पृथ्वी पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बल लगता है, एफ लगता है, इसको हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका इसको जी से डिनोट करते हैं, और जी की वैल्यू आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। कितना होता है आपका, 9.8। ठीक है, चूंकि ये क्या है आपका त्वरण है, इसलिए जो मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इस पे जो आपका गुरुत्वीय त्वरण लगता है ये कितना होता है आपका, 9.8 मीटर पर सेकेंड लगता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर आप लोग सेंटीमीटर में जानना चाहो तो कितना हो जाएगा आपका, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर फीट में आप लोगों को देखना है तो ये कितना हो जाएगा, 32 फीट सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है। 9.8 मीटर पर सेकंड कहने का आशा है, इसे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना लेंगे आपका, 10 मीटर पर सेकंड लेंगे। ठीक है, समझने के लिए हम लोग इसे कितना लेंगे, 10 मीटर सेकंड वर्ग लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, ये किसके लगभग है, आपके 10 मीटर पर सेकंड के लगभग है। ठीक है, तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन बल लगता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्व के अधीन बल लगता है तो उसको कौन सा बल कहते हैं, हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो जो पृथ्वी का आपका, ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो जो पृथ्वी का आपका त्वरण है, ठीक है, जो पृथ्वी का आपका त्वरण है, ठीक है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी का त्वरण ये कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होगा आपका पृथ्वी का त्वरण होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग लगभग ले सकते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी का जो त्वरण है ये क्या हो जाएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर पृथ्वी के त्वरण के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, एक कंडीशन ये होता है कि आपका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, आपका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, तो ये आपके ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी से अगर मान लीजिए किसी आप पत्थर को फेंकते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, मतलब आपके ऊपर की ओर आपने क्या किया, किसी वेग से फेंका। ठीक है, किसी वेग से फेंका या इस पे बल लगाया, तो बल कहाँ लग रहा है, आपके ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन आपके पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस पत्थर को नीचे की ओर खींचता है। मतलब आपका जो लगने वाला वेग है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो वेग है और यहाँ पे जो पृथ्वी के कारण जो लगने वाला गुरुत्वीय बल है, मतलब आपका जो वेग और त्वरण दोनों क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये किसी वेग से जा रहा है। ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर इसको खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पीड कब बढ़ेगा, जब क्या हो, आपके कोई आपका पत्थर, ठीक है, क्या कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आए, ठीक है, तब इस पे आपका वेग भी कहाँ पे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और आपका त्वरण भी कहाँ पे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो स्पीड कब बढ़ेगा, जब आपका क्या हो, तो आपका वेग क्या हो और आपका त्वरण क्या हो, दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, तब क्या हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा आपका, आपके तब आपकी वस्तु का चाल बढ़ जाएगा। यदि आपके वेग, ठीक है, और पृथ्वी का त्वरण दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तब क्या हो जाएगा आपका स्पीड यानी कि चाल कम हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं या किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पे जो आपका वेग है वो ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पे जो त्वरण है वो नीचे की ओर लग रहा है। कहने का आशय इसमें वेग और त्वरण दोनों क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और कितना कम होगा, तो ये आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यदि बढ़ने वाली बात है कि कोई वस्तु आपके ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो कितने स्पीड उसमें बढ़ेगा, तो ये आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वह बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का तल है,
अब यहाँ से आपने किसी वस्तु को 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, कितना होगा आपका 100 मीटर पर सेकंड। अगले वह 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, तो 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में 60, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 30, और उसके बाद आपका 20, और 20 के बाद 10, और 10 के बाद वो अधिकतम वेग पे क्या हो जाएगा, जा करके 0 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम वेग यहाँ पे इसके जो अधिकतम वेग है, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई है, तो अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग होगा ये क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, वेग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, वेग का वैल्यू शून्य हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पे, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई पे क्या हो जाएगा, आपका वेग शून्य हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये आपके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसमें कम होती जाती है, ठीक है। पहली बात तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका कम होगा, ठीक है, स्पीड क्या होगा आपका, कम होगा, स्पीड आपका कम होगा, कितना कम होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। और उसके बाद यह अधिकतम ऊंचाई पे चला जाएगा तो वहां पे वेग क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, और जहां से अधिकतम ऊंचाई से गया तो वहां से आपका जब जब आपका कण या जब कण या पत्थर नीचे वापस धरती पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ेगा। कहने का आशय अधिकतम ऊंचाई पे जो आपका वेग होगा ये 0 होगा, ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में इसका कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट नोट करना है, पहला तो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर फेंकते हैं, तो इसमें क्या होता है, वेग और जो आपका त्वरण है, ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, ठीक है, दोनों क्या लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं, जिसके कारण आपके वस्तु की जो चाल है वो क्या हो जाती है, आपका कम हो जाती है, वस्तु की जो चाल है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कितना कम होती है, आपका 10 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक है, ऊपर से नीचे आती है, तो यहाँ पे जो आपका वेग है और जो आपका त्वरण है दोनों एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ पे जो स्पीड है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तो कितने की दर से बढ़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ेगा। इसमें आपको नोट करने वाली एक और पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मान लीजिए ये आपके 10 सेकेंड में ऊपर चला जाता है, तो उसे नीचे आने में कितना लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, आपका 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाने में यदि 10 सेकंड लगा है तो नीचे आने में भी उसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर जाने और नीचे आने में समय बराबर लगता है, ठीक है, ऊपर जाने और नीचे आने में क्या लगता है, समय बराबर लगता है। तो यहाँ से 3 कंक्लूजन निकलते हैं, यहाँ से 3 कंक्लूजन निकलते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाता है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से वो क्या होता है, उसका चाल कम होता जाता है, ठीक है। और जब आपके ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर आता है तो 10 मीटर पर सेकेंड की दर से उसका चाल बढ़ जाता है, ठीक है। और ऊपर जाने में और नीचे आने में वस्तु को बराबर समय लगता है, जितने समय में वह ऊपर जाएगा उतनी समय में क्या हो जाएगा, वह नीचे आएगा, ठीक है। और अधिकतम ऊंचाई पे जो वेग होता है ये 0 होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, शून्य होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। एकदम छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट है और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको मिला करके जटिल क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोगों को समझना है, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, गुरुत्व के अधीन गति देख रहे हैं, हम लोगों को यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपके 3-4 फैक्ट निकले हैं। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसका चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, तो आपके 10 मीटर पर सेकंड की दर से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ऊपर की ओर आपका जो वेग लग रहा है और नीचे की ओर आपके जो
जो नीचे की ओर पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो वेग और बल की दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो रही है, इसलिए जो आपका स्पीड है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसमें आपका स्पीड बढ़ जाता है, यानी कि चाल बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, तो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर और नीचे, ऊपर से नीचे आने में आपका वेग नीचे की ओर लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी किसकी ओर लगता है, आपके नीचे की ओर लगता है। इसलिए यहाँ पे वेग और जो त्वरण है, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। और ऊपर जाने में और नीचे आने में वस्तु को क्या लगेगा, बराबर समय लगेगा, ठीक है। और अधिकतम ऊंचाई पे यह पहुंच करके इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को चौथा पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, वेग शून्य होगा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करके रखोगे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमने गति के तीनों समीकरण देखे हैं, ठीक है, गति के जो तीनों समीकरण देखे हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जो गति के समीकरण है, पहला समीकरण क्या है आपका, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद v बराबर, सॉरी, s बराबर क्या हो जाएगा आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये गति के तीनों समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गुरुत्व के, कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक ही जगह हम लोग को जी रखना है। और जी कहने का आशय क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना होता है, तो लगभग आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो फार्मूला चेंज होगा, क्या हो जाएगा, v बराबर यू उतना रहेगा, ठीक है। आपके एक ही जगह टी रख देंगे, एक ही जगह जी रख देंगे। फिर दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा आपका, एस बराबर यू प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद भी स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे हम लोग, यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस रख देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ही जगह हम लोग क्या रख देंगे, आपका एक ही जगह क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पे जी रख देंगे। और यहाँ से आप लोग को नोट ये करना है, तो नोट क्या करना है आप लोगों को, तो नोट यहाँ पे यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, वस्तु ऊपर जा रही है, ठीक है, वस्तु कोई ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के लिए जो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, क्योंकि यह पृथ्वी है और जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो केंद्र की ओर लग रहा है, ठीक है। तो वस्तु के आपके गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रही है, इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। और जब कोई वस्तु नीचे आएगी, ठीक है, कहाँ पे आएगी, आपके नीचे आएगी, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतना आप लोगों को याद रखना है। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस जी रखेंगे, ठीक है। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, आपका प्लस जी रखेंगे, ठीक है। यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो वहां पे क्या होगा, मंदन होगा, और नीचे की ओर आता है तो वहां पे आपका धनात्मक गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिंड को 100 मीटर प्रति सेकेंड ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो वह कितने समय पश्चात वापस पृथ्वी के तल पे आएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय। और दूसरा पॉइंट इसमें नीचे आने में लगा समय। ये दोनों हम लोगों को फाइंड करना है। तो कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि आपको उसका प्रारंभिक वेग कितना है, आपका 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो वह ऊपर की ओर जाएगी तो आपके हर एक सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 मीटर कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों कम होगा, क्योंकि आपके वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और उस पर जो जी का जो जी की जो मान लगेगा वो कितना लगेगा, -10 मीटर पर सेकंड लगेगा। क्या लगेगा, -10 मीटर पर सेकंड लगेगा। मतलब यहाँ से 10 खत्म होते जाएगा। कहने का आशय, अगर पहले प्रारंभिक वेग एक मतलब 0 सेकंड में आपका 100 है तो 1 सेकंड में 90 हो जाएगा, दूसरे सेकंड में 80, तीसरे में आपके 70, चौथे में आपके 60, पांचवें में आपके 50, छठवें में आपके 40, सातवें में आपके 30, और आठवें में आपके 20, और 9वें सेकंड में आपका 10, और 10वें सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऊपर जाने में उसे कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जिस वस्तु को ऊपर जाने में जितना सेकंड लगेगा उस वस्तु को नीचे आने में उतना ही सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे नीचे आने में कितना लग जाएगा, इसको 10 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने में उसको 10 सेकंड लगा है तो नीचे आने में 10 सेकंड लगेगा। टोटल यहाँ पे टाइम पूछा है, कुल समय पूछा गया है, ठीक है। तो कुल समय कितना हो जाएगा आपका, 20 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 20 सेकंड। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बन जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह धरातल पर उसका वेग होगा। यहाँ पे हम लोग को फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, धरातल से 50 मीटर ऊंचाई, धरातल से ये कितनी ऊंचाई है, 50 मीटर ऊंचाई मुक्त रूप से किसी पिंड या किसी वस्तु को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसका धरातल पर वेग कितना होगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी आपका 0। ठीक है, उसके बाद किसकी वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, चूंकि वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पे जो आपका गुरुत्वीय त्वरण लगेगा प्लस में लगेगा। ठीक है, मतलब आपका 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई कितने में है, यहाँ पे ऊंचाई कहने का आशा इसका जो स्थिति है, ठीक है, ये कितना है, यहाँ पे 50 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है, यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है भी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, तो जो गति का तीसरा फार्मूला है, ठीक है, गति का तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो v की वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करनी है। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 की जगह 2 रख देंगे, और आपके g की जगह 10 रखेंगे, और s की जगह कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, v स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। ठीक है, और जब 1000 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आपका 1000 हो जाएगा, और यहाँ से कितना निकलेगा, 10√10 निकलेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 10√10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वेग कितना हो जाएगा, 10√10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी कितनी है आपकी, 10√10। ठीक है, √10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड को 50 मीटर प्रति सेकेंड ऊपर उछाला जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक पिंड को 50 मीटर पर सेकेंड की ओर से उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, जो प्रारंभिक इसका वेग है कितना है आपका, 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यू की वैल्यू दी गई है। उसके बाद हम लोग को पता है कि अधिकतम ऊंचाई पे जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पे जो आपका वेग रहता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और g का वैल्यू हम लोग को पता है, g का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए यहाँ पे -10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, g का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या पूछा गया यहाँ पे, अधिकतम ऊंचाई, यानी कि हम लोग को s निकालना है। तो यहाँ से तीसरा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, गति का जो तीसरा समीकरण है, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, v की जगह में हम लोग 0 रख देंगे, उसके बाद u की जगह में 50 का स्क्वायर रखेंगे। चूंकि यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है, -10, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 की जगह 2, यहाँ से 10 की जगह 10, मतलब g की जगह 10, और s हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का जो आपका वर्ग हो जाएगा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, 20s। ठीक है, इसको इस तरफ ले आते हैं, इस पॉइंट की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 20s बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 से यहाँ से 250 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 125 मीटर। एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु को हम लोग प्रारंभिक वेग कितना इसका, 50 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर उछाल रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच के इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण इस पे -10 लगेगा, क्योंकि आपका वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है, एस की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हमने कौन सा समीकरण लगाया, गति का तीसरा समीकरण यहाँ पे हमने लगाया। ठीक है, तो गति का तीसरा समीकरण लगाया तो हम लोग को एस की जो वैल्यू है कितनी मिल गई, 125 मीटर मिल गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो 1 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम लोग देखते हैं, क्या बोला है, यहाँ पे टाइम दिया है, कितना दिया है, टी का वैल्यू 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, मतलब ऊपर की ओर से छोड़ेंगे तो जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना है,
उसके द्वारा तय दूरी यानी कि एस की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सेकेंड फार्मूला लगाएंगे। एस बराबर क्या होगा आपका यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एस की वैल्यू निकाल लेंगे। चूंकि यहाँ पे टी 1 है और आपका यू 0 है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1/2 जी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो उसमें से तीनों आपके जो फार्मूला है उसमें से आप लोगों को उन तीनों फार्मूला से आपके ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। और इसमें आप लोगों को फाइंड करना है सबसे पहले क्या पूछा गया है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज के बारे में दिया गया है। इतना आप लोग फाइंड कर लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आने वाले क्लास में हम लोग ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि ग्राफ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके वृत्तीय गति को देखेंगे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन बचा हुआ है उसको देखेंगे, घूर्णी गति को देखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग न्यूटन के गति के समीकरण के ऊपर में बात करेंगे, जो न्यूटन ने जो 3 नियम दिए हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम लोग जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट टाइम हम लोग और भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के हो सकते हैं। इसलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को तो साथ ही क्लियर करते जा रहे हैं, साथ ही बेसिक क्वेश्चन को भी बना रहे हैं, उसके साथ ही हम लोग मिड लेवल क्वेश्चन को भी बना रहे हैं। हम लोग का जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसके लिए पहले से तैयार रहो। ठीक है, और इसके लिए आप लोग का जो ऑनलाइन कोर्स है ऐप के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा, मात्र 999 रुपए इसकी शुल्क है। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ये हमारे ऐप कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वहां से जो भी आप लोग को इंक्वायरी लेना है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई दुविधा होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।